हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनकाउंटर विद यूरोपियंस से। ये पार्ट 2 है ऑफ डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। पार्ट 1 मैं इस चैप्टर का अपलोड कर चुकी हूँ, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले वो देख लीजिए। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर के डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स वाले चैप्टर के पार्ट 1 तक वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं अलॉन्ग विद देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं हिस्टोरिकल शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ जिसमें कि मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स मैं आपको 60 सेकेंड्स के अंदर समझा देती हूँ। सो उससे आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसमें बुक के भी कुछ फैक्ट्स होते हैं एंड कुछ आउट ऑफ द बुक भी होते हैं। जैसे कि मैंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को समझाया है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को मैंने 60 सेकेंड्स के अंदर समझाया है, तो आप वो देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स इस एनकाउंटर विद यूरोपियंस टॉपिक से। तो चलिए जानते हैं एनकाउंटर विद यूरोपियंस। आप ये जो हेडलाइंस जो टाइटल देखते हैं ना, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बताना चाह रहा है। इसमें बोला जा रहा है इनकाउंटर विद यूरोपियंस, यानी कि कैसे नेटिव लोगों का इनकाउंटर हुआ यूरोपियन से। चलिए जानते हैं। 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते हैं, वेट अ मिनट, या 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं। आफ्टर अ डिफिकल्ट 2 months वॉयज, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, तो 2 महीने की समुद्री यात्रा करने के बाद वो लोग नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं, जहाँ पर वो ये जान के खुश हो जाते हैं कि जो नेटिव पीपल है वो फ्रेंडली है एंड वेलकमिंग है। क्योंकि इनको नेटिव पीपल की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हंटिंग करने के लिए, बिकॉज ये लोग फिश एंड फर की ट्रेडिंग के लिए आए थे। अब पहले दिस साउथ अमेरिका में स्पेनिश लोग आए थे, बट वो लोग गोल्ड के लिए आए थे, ठीक है। बट ये लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और फिश एंड फर, जिसके लिए इनको नेटिव लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज ये लोग हंटिंग में एक्सपर्ट थे। अब एक फ्रेंच व्यक्ति हमें बताता है कि कैसे मिसिसिपी रिवर में साउथ में, वो बताता है कि नेटिव्स जो होते थे ना, वो रेगुलर गैदरिंग्स करा करते थे, जिसमें कि वो लोग एक दूसरे के साथ अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है एक्सचेंज करा करते थे, जो कि और रीजन्स में नहीं मिलता था। क्योंकि यूरोपियंस आए तो इन्होंने यूरोपियंस को अपनी फैमिली की तरह, अपनी फ्रेंड की तरह माना। इन्होंने यूरोपियंस को एज देयर फैमिली ऑफ या फ्रेंड आप कह सकते हो कंसिडर करा। तो ये यूरोपियंस को गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे। बट यूरोपियंस ने कभी भी इनकी गिफ्ट्स की आप कह सकते हैं उतनी वैल्यू नहीं समझी। मतलब वैल्यू वो समझते थे, बट वो सिर्फ पैसों के टर्म्स में समझते थे। उन्होंने कभी उनका इमोशन जानने की कोशिश नहीं करी। उनको गिफ्ट्स की अहमियत कभी पता ही नहीं थी, आप कह सकते हैं। वो सिर्फ गिफ्ट्स को एज अ कमोडिटी मानते थे, जिसको वो सेल कर सके अपने कंट्री में टू गेन प्रॉफिट। अब इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स द यूरोपियंस गिव द नेटिव्स ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स। तो यूरोपियंस भी बदले में क्या दिया करते थे? ब्लैंकेट्स दिया करते थे, आयरन वेसल्स दिया करते थे, जिसको वो लोग क्ले पॉट्स की जगह यूज कर सकते थे फॉर कुकिंग फूड वगैरह। एंड उन्होंने यूरोपियंस ने बेसिकली क्या करा कि उन्होंने गन्स भी उनको दिए, जिसको वो बो एंड एरो की जगह यूज करा करते थे टू हंट एनिमल्स। तो अब यूरोपियंस ने देखो क्या करा कि उन्होंने नेटिव लोगों को अल्कोहल की लत लगवा दी, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिक्टेट करते थे। जैसा उन्हें ट्रेड कराना होता था वो वैसे ही करवा लिया करते थे, एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नेटिव लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा लिया करते थे, बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन विच दे हैड, विच द नेटिव पीपल हैड टू अल्कोहल। इवन यूरोपियंस खुद टोबैको से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके थे, जो नेटिव्स ग्रो करा करते थे। तो दोनों साइड हमें एडिक्शन देखने को मिल गया। म्यूचुअल परसेप्शंस, एज आई सेड कि टॉपिक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इसमें बेसिकली हम ये जानेंगे कि कैसे यूरोपियंस नेटिव्स को समझते थे या उनके बारे में क्या सोचा करते थे, एंड नेटिव्स का क्या परसेप्शन था टुवर्ड्स यूरोपियंस। तो यूरोपियंस, जो वेस्टर्न यूरोपियंस हैं, वो 18th सेंचुरी में बताते हैं कि एक लिटरेट व्यक्ति या एक सिविलाइज्ड व्यक्ति या एक सिविलाइज्ड जगह वही हो सकती है जहाँ पे लिटरेसी हो, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो एंड जहाँ पे शहरीकरण यानी कि अर्बनिज्म हो। अब अगर आप इन फैक्टर्स को देखो तो ये तो नेटिव्स लोग कहीं से भी फुलफिल नहीं कर रहे। ना तो वो लिटरेट थे, ना ही कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था, एंड ना ही वहाँ पे शहरीकरण था। तो इसका मतलब यूरोपियंस नेटिव्स को अनसिविलाइज्ड कंसिडर करा करते थे, बिकॉज उनके लिए एक सिविलाइज्ड व्यक्ति वही हो सकता है जो लिटरेट हो, जिनका एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो एंड जहाँ पे शहरीकरण आ चुकी हो। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें रूस्सियो की, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, वो समझते थे कि अच्छा वो नेटिव सिविलाइज़ नहीं है, बिकॉज़ अगर वो सिविलाइज़्ड हो गए तो वो भी करप्ट बन जाएँगे। तो हमें तो उन्हें एडमायर करना चाहिए कि चलो वहाँ पे करप्शन तो नहीं है कम से कम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, वो कहते थे कि कैसे जो नेटिव्स हैं ये जंगली हैं, ये कैसे जंगलियों की तरह जीते हैं। तो ये 2-2 व्यूज़ हमें देखने को मिले जो कि उनके थे टुवर्ड्स नेटिव्स।
अगर हम बात करें नेटिव्स की तो वो काफ़ी काइंड, काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी वेलकमिंग थे। उन्होंने यूरोपियंस को हमेशा से एज़ देयर फैमिली कंसिडर करा है एंड इसीलिए वो लोग गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे। उनका कोई भी आप कह सकते हो प्रॉफ़िट बनाने का मोटिव नहीं था। तो वो जो भी गिफ्ट्स दिया करते थे यूरोपियन को, वो अपनी खुशी से दिया करते थे। अब सी वी नो कि अगर कोई चीज़ कम है एंड उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो काफ़ी महँगा बिकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एंड अगर कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है जो काफ़ी ज़्यादा है बट उसकी डिमांड कम है, तो फिर क्या होता है ना कि फिर आप कहते हो कि वो काफ़ी चीप हो जाता है, लाइक काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है, काफ़ी सस्ता मिलता है। इकोनॉमिक्स का एक फंडा है, आप कह सकते हो। जैसे कि टमाटर के भाव आपको कभी ज़्यादा, कभी कम देखने को मिलते हैं, तो वो इसी रीज़न की वज़ह से देखने को मिलते हैं। तो कभी-कभी क्या होता था कि नेटिव्स तो गिफ्ट्स देते ही थे, बदले में यूरोपियंस भी देते थे जैसे कि हमने जाना। अब जैसे कि मान लो नेटिव्स उन्हें चावल दे रहे हैं एंड बदले में यूरोपियंस उन्हें दाल दे रहे हैं या कोई और कुछ दे रहे हैं, तो वो कभी ज़्यादा देते थे, कभी कम देते थे। अब मैंने रीज़न आपको बता दिया तो उस वज़ह से वो कभी ज़्यादा देते थे, कभी कम देते थे, बिकॉज़ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वगैरह थिंग। बट नेटिव्स को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं थी, उनको इकोनॉमिक्स वगैरह ये उनके पल्ले नहीं पड़ता था। तो वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि यार पिछली बार इन्होंने ये चीज़ हमें ज़्यादा दी और अब इतनी कम दे रहे हैं। तो ये वो नहीं समझ पाते थे बिकॉज़ वहाँ पे कोई मार्केट्स वगैरह का हमें आप कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट देखने को नहीं मिला था। वहाँ पे टाउन्स वगैरह नहीं थे, तो उनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी ही नहीं। They were also saddened by the greed of the Europeans and in their impatience to get first. They had slaughtered hundreds of weavers तो क्योंकि यूरोपियंस को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो लोग काफ़ी फ़ॉरेस्ट को काटा करते थे एंड उसके साथ-साथ वो लोग फर्स वगैरह को भी पाने के लिए वो क्या करा करते थे कि वो बीवर्स को काफ़ी ज़्यादा स्लॉटर करा करते थे। हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स को स्लॉटर करते थे। अब नेटिव्स भी हंटिंग करते थे बट वो उतनी करते थे जितनी की सफिशिएंट हो उनके लिए। बट यूरोपियंस करे जा रहे बिकॉज़ उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो फर वगैरह की ट्रेडिंग करते थे इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को स्लॉटर करा करते थे जो कि नेटिव्स लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। तो वो काफ़ी दुखी हो जाते थे ये जान के। अब यूरोपियंस के हिसाब से जितना फॉरेस्ट है मतलब उतना काटो क्योंकि तुम जितना काटोगे उतना ज़्यादा लैंड हमें मिलता जाएगा एंड उतनी ज़्यादा हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस कर पाएँगे एंड देन उसे सेल करेंगे एंड देन प्रॉफिट कमाएँगे। तो देख रहे हो यूरोपियंस का माइंडसेट अलग था, लेकिन नेटिव्स के लिए तो अगर थोड़ा-सा भी फॉरेस्ट काटा जा रहा है या रिमूव करा जा रहा है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। एंड वो ऐसे देखने लगे कि यार हमारी जंगल तो इनविजिबल होते जा रहे हैं। फॉर यूरोपियंस बिकमिंग रिच वाज़ द सोल पर्पस एंड इसीलिए वो लोग जो नेटिव्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट होते थे, उसकी अहमियत नहीं समझ पाते थे। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो यूरोपियंस आते थे, वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में एंड देन वहीं से कहानी शुरू हुई। बट आगे जो यूरोपियंस आने लगे ना, वो कुछ अलग-अलग रीज़न्स की वजह से आने लगे। देखो, क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कैथोलिक होते हैं। अब कोई यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, तो कैथोलिक लोगों को नुकसान होता था बिकॉज़ उनका पर्सिक्यूशन होता था बाय द प्रोटेस्टेंट्स। एंड कोई यूरोपियन जगह है जहाँ पे आप कह सकते हो कैथोलिक लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स को खतरा होता था। तो वो लोग वहाँ नहीं रह सकते थे बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन। इसलिए उन्होंने सोचा कि यार चलो माइग्रेट कर जाते हैं। अब अमेरिका इतनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे-अच्छे खासे इधर रिसोर्सेज़ हैं, लोग अमीर बन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अमेरिका चल लें, वहाँ पे अपनी एक न्यू लाइफ़ शुरू करें। तो इसीलिए बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन दे माइग्रेटेड टू अमेरिका टू बिगिन अ न्यू लाइफ़। यूरोपियंस धीरे-धीरे आप कह सकते हैं इनलैंड में जाने लगे, वहाँ-वहाँ जाने लगे जहाँ पे नेटिव्स की सेटलमेंट थी। विलेजेस के अराउंड वो लोग जाने लग गए। वो लोग आयरन टूल्स का यूज़ करने लग गए फॉरेस्ट को काटने के लिए। वो लोग हंटिंग ज़्यादा करने लग गए बिकॉज़ उन्हें तो प्रॉफ़िट ही दिखता था। उनको नेचर के प्रति उतना लगाव नहीं था, उनको बस प्रॉफ़िट दिखता था। वो काफ़ी प्रॉफ़िट माइंडेड लोग थे। तो इसलिए वो लोग करते गए एक्सप्लॉइटेशन एंड इसी वजह से आप कह सकते हैं कि नेटिव्स लोगों का हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है एंड इसीलिए आज उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है। एक्सटेंशन तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सटेंड करा। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ तो इंडियंस ना जाने कितने ही आपको दिख जाएँगे। इंडियंस यहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं बिकॉज़ ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एंड एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़। तो ये एक्जिस्टेंस में आते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। आज इनके पास जो लैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे अर्लियर हैड। इनके पास पहले सिर्फ़ फ्रैक्शन ऑफ द लैंड थी जितनी आज ये कवर करते हैं, मतलब बहुत कम लैंड थी। इन्होंने ये कुछ 100 सालों में क्या करा है कि इन्होंने धीरे-धीरे और टेरिटरीज़ पे अपना कंट्रोल इन्होंने आज़माया है
एंड इसी वजह से आज हम इनको प्रेजेंट साइज में देख पाते हैं। लार्ज एरियाज इन्होंने एक्वायर करे, जैसे कि अगर हम बात करें यूएससी की, तो उन्होंने फ्रांस से कुछ लैंड खरीदा है, रशिया से अलास्का रीजन लिया है। मैंने बताया था ना कि अलास्का रीजन इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अलास्का रीजन एक्चुअली रशिया से लिया था। एंड वॉर की वजह से भी इन्होंने जो मेक्सिको का एरिया है, जो सदर्न यूएसए है, वो इन्होंने एक्वायर किया है। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न फ्रंटियर की, तो वो भी शिफ्ट होता रहा है, मूव होता रहा है, बिकॉज नेटिव्स को इन्होंने हमेशा से वहाँ से जो है हटाया है। अगर हम बात करें लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका की, तो वो हमेशा चेंज होते गए इन द 90th सेंचुरी। यूरोपियंस ने लैंड को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करा, उन्होंने फॉरेस्ट इतने, हम कह सकते हैं, रिमूव करने शुरू कर दिए जस्ट टू यू नो इंक्रीज द लैंड कवर। तो उन्होंने फॉरेस्ट इतने काटने शुरू कर दिए, इतने रिमूव करने शुरू कर दिए जस्ट टू हैव दोज लैंड जिस पर वो लोग एग्रीकल्चर कर सके एंड उससे सेल कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो कुछ हमें माइग्रेंट्स देखने मिले फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि बेसिकली यंगर सन्स थे हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो फादर जो अपनी प्रॉपर्टी है यूरोप में, वो बड़े बेटे को दे दिया करता होगा, जिसकी वजह से जो छोटे बेटे होते होंगे, वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग अमेरिका माइग्रेट कर रहे थे जस्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। क्योंकि अमेरिका में ऑफ कोर्स रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे, तो वो लोग इधर आ गए, सेटल हो गए, और यहीं पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई, बिकॉज फादर की प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, वो तो बड़े बेटे को मिल गई। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इधर अमेरिका में रहकर बनाई। इसीलिए ये लोग अमेरिका आए भी, कि अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट कर सके। लेटर देयर वर वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली। तो इन तीनों रीजन से, इन तीनों कंट्रीज से आप कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स आने लग गए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। कुछ लोगों के पास अपने खुद के फार्म्स नहीं थे, कुछ लोगों ने अपनी लैंड बिग फार्मर्स को दे रखी थी। तो ऐसे बहुत से रीजंस थे, एंड क्योंकि अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी, तो ये लोग भी इधर आ गए। लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड अगर नहीं भी थी तो ये लोग तो फॉरेस्ट कवर को हटा ही रहे थे ताकि ये लोग लैंड पा सके। तो इसलिए ये लोग, आप कह सकते हैं, अमेरिका गए। पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द प्रेरी ग्रासलैंड्स। अब जो पोलैंड से लोग थे वो भी आने लग गए, वो लोग प्रेरी ग्रासलैंड्स में काम करने लग गए, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके घरों में स्टेपीज हुआ करते थे एंड द प्रेरी ग्रासलैंड्स थे। तो ये प्रेरी ग्रासलैंड्स कुछ ना कुछ सिमिलर थे स्टेपीज से। स्टेपीज के बारे में वी ऑल नो। तो ये काफ़ी एक्साइटेड होते थे कि भाई, ओ भाई, इधर तो प्रॉपर्टीज़ इतने लो रेट पर हैं, तो क्यों ना हम लोग ले लें। अब प्रॉपर्टीज़ लो रेट पे इसलिए भी होते थे बिकॉज लैंड तो था ही इतना ज़्यादा, नेटिव्स कम थे। मतलब अभी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बट उस वक्त भी थे, अच्छी खासी मात्रा में थे, बट उतने भी नहीं थे। बहुत लैंड की अवेलेबिलिटी हमें वहाँ पे देखने को मिली, बिकॉज वो लोग लैंड ओनरशिप पे बिलीव नहीं करते थे। बट क्योंकि वो इतने इनोसेंट से थे, तो उन्होंने इनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। ये लोग उधर रहने लगे, उधर सेटल होने लग गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जो हमने देखे। तो पोलैंड की अगर हम बात करें, तो प्रीडी ग्रासलैंड्स और स्टेपीज़ बिल्कुल सेम होते थे, एंड क्योंकि अमेरिका में लैंड रेट भी काफ़ी लो थे, इस वजह से ये लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी अच्छी खासी बाय कर लिया करते थे। इन्होंने काफ़ी लैंड को क्लियर करा, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करा, राइस एंड कॉटन, जो कि यूरोप में ये लोग ग्रो नहीं कर पाते थे, वो लोग ये यहाँ ग्रो करने लग गए एंड यूरोप में बेचने लग गए, एंड वहाँ से प्रॉफिट कमाने लग गए। अब अपने फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वाइल्ड एनिमल्स को मारने लग गए, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। जी हाँ, वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए। एंड फिर बार्ब्ड वायर भी हमें 1873 में देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या करते थे कि बार्ब्ड वायर ना ऐसे फार्म्स के अराउंड उनकी बाउंड्री पर लगा दिया करते थे, ताकि कोई एनिमल या कोई आ ना जाए। तो उसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी सिक्योर फील करने लग गए। अब हम बात करेंगे स्लेवरी की। क्लाइमेट ऑफ सदर्न रीजन वॉज टू हॉट फॉर यूरोपियंस टू वर्क आउटडोर्स। अब जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहा करता था, बट यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो काफ़ी हॉट था, जो कि इनके लिए सूटेबल नहीं था, एंड ये लोग काम नहीं कर पाते थे उस वजह से। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग अफ्रीका से जो लोग हैं उनको बुलाया करते थे, एंड उनको स्लेव्स की तरह बुलाया करते थे। इन्होंने साउथ अमेरिकन जो लोग हैं उनसे भी काम कराने की कोशिश की, बट उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी, बिकॉज उन्हें इतनी आदत नहीं थी ना काम करने की, एंड ऊपर से भाई वो भी इंसान ही है। इस वजह से ये लोग अफ्रीका से बुलाने लग गए। मतलब अभी भी खुद काम नहीं करा, अफ्रीका से बुलाने लग गए। फिर हमें काफ़ी एंटी स्लेवरी ग्रुप्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से स्लेव ट्रेड खत्म हो चुकी। एंड अफ्रीकन्स जो कि यूएसए में स्लेव्स की तरह रह रहे थे, तो उनके बच्चे भी आगे जाके वहीं पे रहने लग गए। ठीक है, बट द अफ्रीकन्स हु वर इन द यूएसए रिमेन्ड स्लेव्स एज डिड देयर चिल्ड्रन। अब भाई स्लेव ट्रेड तो चलो आपने बैन कर दी, बट व्हाट अबाउट द स्लेव्स जो पहले से ही बन चुके हैं?
वो तो बन गए, उनके बच्चे भी बन गए। तो ये चीज़ हमने उधर देखी। अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए की, तो वहाँ पे इकोनॉमी प्लांटेशंस पर डिपेंडेंट नहीं थी एंड इसीलिए उनको लेबर की ज़रूरत नहीं होती थी फॉर देयर प्लांटेशन वगैरह, बिकॉज़ वो डिपेंडेंट ही नहीं थे इस पे। एंड इसी वजह से उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती थी एंड इसी वजह से वहाँ पे स्लेव्स नहीं आए। एंड इसी वजह से हमें वहाँ पे ज़्यादा एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स देखने को मिली। अगर वो भी प्लांटेशन कर रहे होते तो उनको भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती एंड वो भी सेम चीज़ कर रहे होते। बट क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन नहीं होता था, इस वजह से वो लोग ज़्यादा ही एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स करने लग गए एंड इस प्रैक्टिस को एज़ इनह्यूमन प्रैक्टिस बोलने लग गए। In 1861 to 65, there was a war between the states that wanted to retain slavery and those supporting abolition. तो एक वॉर भी हमें देखने को मिली इस बीच में, जिसमें कि कुछ चाहते थे कि स्लेवरी दोबारा से आ जाए, कुछ चाहते थे कि स्लेवरी अबॉलिश हो जाए। The latter one, it was only in the 20th century that the African Americans were able to win the battle. तो अफ्रीकन अमेरिकन्स पहली बार आप कह सकते हैं कि बैटल को जीते एंड उन्होंने अपनी सिविल लिबर्टीज पाई एंड जो इस सेग्रीगेशन होता था ना बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, वो भी एंड हो गया। अब हम जानेंगे कनाडा की प्रॉब्लम। तो 1763 में हमें देखने को मिला कि जो ब्रिटेन है, उसने फ्रांस के साथ वॉर करी एंड उसने कनाडा को एक्वायर कर लिया। लेकिन जो फ्रेंच लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनको ये था कि यार, क्योंकि फ्रांस ने एक्वायर कर रखा था पहले कनाडा को, तो यहाँ पे फ्रेंच लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहने लग गए थे। अब वो फ्रेंच लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, बिकॉज़ अब ब्रिटेन ने जीत लिया था फ्रांस से। तो उनको था भाई हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। तो वो आज़ाद होना चाहते थे ब्रिटेन से। तो 1867 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स हमें देखने को मिला। आज आप देखोगे कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या किसी और हिस्ट्री चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल पोस्ट इट ईदर इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे नेटिव पीपल ने अपने लैंड को लूज़ करा एंड जॉर्जिया एपिसोड भी हम लोग जानेंगे, क्या-क्या स्टेट के मेजर्स रहे, कैसे इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, क्या अत्याचार इन्होंने फेस करा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोना बी वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड।